गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। आईबी का यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं अपन। हाँ भाई, प्लीज सुन लो। आईबी में यूनिट नंबर 2 है, एक टॉपिक करा रहा हूं, 20 नंबर का जुगाड़ कर दूंगा। अभी मेरी बातें सुन लेना बस, और कुछ नहीं करना आज। और ऐसे कैसे टिप्स पे समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई सीधी सी बात है, मैं कहता हूं मेरा बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया में, पर मेरे दिमाग में कि एक फैक्ट्री खोलूंगा जापान में, दूसरी ब्रांच खोलूंगा चाइना में, और तीसरी खोलूंगा अमेरिका में। तो अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाके जापान में या चाइना में ब्रांच खोलूंगा ना, तो मेरे को ध्यान में देना पड़ेगा कई चीजों के बारे में। ऐसे नहीं है चुपचाप चले गए वहां पे, अरे चले जाओगे ना लॉस हो जाएगा वहां पे। वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वहां के लोगों का कल्चर क्या है, ये देखो दिखाई देगा आपको। वहां के लोगों का कल्चर क्या है, वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे आज पाकिस्तान का हाल हो रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है, और अभी बोल रहे हैं 15 दिन के अंदर पेट्रोल खत्म होने वाला है वहां पे, और पेट्रोल खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर ऐसी कंट्री में आप चले गए जिसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खत्म होने वाला है, जहां इकोनॉमी पैसा ही नहीं है, उस कंट्री में जाके धंधा खोलोगे, कौन खरीदेगा आपका माल। आ रहे समझ में। कल्चरल, भाई कल्चर कैसा है, भाई वहां पर क्या किस तरह के लोग रहते हैं, किस रिलीजन के लोग रहते हैं, आप समझ रहे हो क्या पढ़ रहा हूं। उसके ऊपर धंधा चलता है। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको आइडिया लगता है कि यहाँ पर अपने को क्या माल बेचना है, किस तरह का माल बेचना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बर्गर आप लोग सभी खाते हो, इसमें आपकी ये मैकडोनल्ड से, तो यहाँ जो बर्गर मिलेगा उसमें काऊ मीट नहीं मिलती कभी। काऊ मीट सुनते हो तो भड़क जाए इंडिया वाले, तो आप सोचो। और वही फॉरेन कंट्री में काऊ मीट का बर्गर देता है, वही मैकडोनल्ड देता है। आप सोच रहे हो, बीफ बर्गर बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, कल्चर। तो कोई कुछ कंट्रीज में कल्चर कुछ और है, कुछ कंट्रीज में कल्चर कुछ और है। तो उस कल्चर के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, इस सारे एनवायरनमेंट को अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब सुनो इधर से आ जाओ, वापस आ जाओ। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले अपन कल्चरल एनवायरनमेंट। दिखाई दे रहा है आपको। ये कल्चरल अपना लास्ट क्लास में छूट गया था। 2 टॉपिक छूटे थे अपने लास्ट क्लास में। कौन कौन छूटा था, कल्चरल और लीगल। मैंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल करवा दिया था आप लोग को। अब सुनो, मेरे साथ साथ रहना, थोड़ी देर बाद में एक एक चीज समझ में आएगी आप लोग को। कल्चरल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा वर्कआउट करेगा। डालो हेडिंग, डालो, लिख लो, पॉइंट्स लिख लेना। टॉपिक का नाम लिख लो भैया, कल्चरल एनवायरनमेंट। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का नाम लिख लो, कल्चरल एनवायरनमेंट। पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, उसके अंदर हल्का सा दिमाग लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा गेम कैसा। सबसे पहले देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। मतलब अगर आप बिजनेस खोल रहे हो फॉरेन कंट्री में जाके,
तो आपके दिमाग में क्या बातें होंगी? मतलब सबसे पहले उस कंट्री के क्या देखोगे? बोलो, कल्चर। वहां के लोगों की सोच कैसी है, वहां के लोग जो प्रोडक्ट अपने बेचने वाले उसके लिए कैसा सोचते हैं, वहां का कल्चर क्या है, वहां का रिलीजन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहां दिखाई देगा, कल्चर डिटरमाइन द गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से देखो भैया, लिख लो लिख लो, कल्चर डिटरमाइन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई माल बनाऊंगा तो मैं वहां पे पहले कल्चर देखूं। अब जैसे कुछ कंट्रीज है सी फूड चलता है, केकड़े वेकड़े सब खाते हैं वो, ठीक है। इवन गोवा में भी है, अगर इंडिया में देखें तो गोवा में सी फूड बहुत अच्छा चलता है, लोग खाते भी है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां सी फूड की बातें कर लो तो लेने के देने पड़ जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नॉनवेज की बातें कर ले तो लेने के देने पड़ जाए। तो वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री का कल्चर कैसा है। जैसा कल्चर होगा वैसा अपन प्रोडक्ट उसके लिए बना के देंगे। आप समझो कुछ कंट्रीज में, चलो इधर देखो, ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। इधर देखना, द डिसीजन रिगार्डिंग what kind of goods and services are produced by the business determine the culture of a host country। अब कुछ ऐसे बिजनेस हैं या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये इलीगल काम को लीगल बोला जाता है। जैसे अगर बैटिंग की बात करें, सट्टा, सट्टा इंडिया में 100% क्या है? इलीगल है। क्या क्रिकेट का सट्टा कर सकते हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, इलीगल है। बट वही चीज दुबई के अंदर क्या है? लीगल है। तो ऐसे कई जगह पे वो कल्चर है, मतलब उनका कल्चर कहता है कि इसको लीगल कर दो, इंडिया कहता है इसको लीगल नहीं कर। अगर आप देखिए प्रोस्टिट्यूट वाला जो बिजनेस है इंडिया में इलीगल है, ठीक है, बट फॉरेन कंट्रीज में क्या है? लीगल है। आप सोचो, यहाँ का इंडिया का मेरे को आइडिया नहीं, लीगल ही है अभी तक तो, ठीक है। इसके ऊपर भी लाइसेंस मिलता है, जिसके पास लाइसेंस है वो इस काम को कर सकता है, इसका भी लाइसेंस मिलता है। अब इधर आ जाओ, इधर देखना भाई, देखना द डिसीजन, प्लीज टाइम वेस्ट हो रहा है, देखते जाओ। द डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस डिटरमाइन द कल्चर ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री वो कंट्री है जिस कंट्री में जाके मैं ब्रांच खोल रहा हूं, उस कंट्री का कल्चर बताएगा कि किस तरह का माल मेरे को वहां पे बेचना है, बनाना है। इट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट्स, द वे ऑफ ड्रेसिंग, कलर ऑप्शंस एंड फॉर एग्जांपल देखना, देयर विल बी अ डिमांड ऑफ सी फूड इन सम मार्केट हुज कल्चर सपोर्टेड। कुछ कंट्रीज के अंदर सी फूड बहुत अच्छा चलता है और वहां का जो कल्चर है उसको क्या करता है? बोलो, सपोर्ट करता है। आज अगर चाइना की बात करें, चाइना ऐसा कोई जानवर नहीं इसको काट के नहीं खाते, सब कुछ खाते हैं। इवन अगर गधा भी भेज दोगे ना चाइना में, उसको भी काट के खा जाएंगे वो। आप समझ रहे? देखो, हाउएवर सम कंट्रीज विच मे बी डिमांडेड फॉर सी फूड फाइंड अगेंस्ट द कल्चर नॉर्म्स। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे सी फूड उनके कल्चर में ही नहीं है। आज ऐसी कंट्रीज है जहां पे ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं, आप सोच रहे हो, हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, तो हिंदू लोग नॉनवेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ठीक है। इट इज अ वाइटल फॉर द ग्लोबल बिजनेस फॉर द कल्चर टू बी अ होस्ट कंट्री बिफोर टेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन। अगर आपको कुछ माल बनाना है तो बनाने से पहले उस कंट्री का कल्चर देख लो, उस कल्चर के अकॉर्डिंग माल बनेगा। अगर कुछ कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको बीफ बर्गर मिलता है, काउ मीट का बर्गर मिलता है, लोग खा रहे हैं उसको, बट इंडिया के अंदर काउ मीट का बर्गर आप अगर मैकडोनल्ड्स ने ला दिया तो इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स का। आप समझो, तो क्या है ये सब? वहां का कल्चर देखो और जैसा कल्चर है वैसा सामान बना के उनको दे दो, जैसा उनको चाहिए वैसा बना के दे दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द कल्चर डिटरमाइन द एटीट्यूड ऑफ वर्क। दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ना कभी नीमराना साइड में जाना, नीमराना या फिर इधर क्या बोलते हैं, इधर गुड़गांव साइड में, यहां पर आपको फैक्ट्रियां मिलेगी। उस फैक्ट्री में जापानीज लोगों ने फैक्ट्री, पैनासोनिक की फैक्ट्री लगी हुई है, वो लोग टीवी वगैरह ये सब बना रहे हैं। तो वर्लपूल की फैक्ट्री लगी हुई है, ये सब जापानीज कंपनी है। वहां पर हम लोग के कुछ रिलेटिव काम करते हैं, टाइमिंग है वहां से निकलने का 6 बजे का, 7 बजे का मैक्सिमम। जापानीज बैठ रहे थे 9 बजे तक, जो उनके टॉप मैनेजमेंट है ना, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, बॉसेस तो जापानीज मिलेंगे सारे, और बाकी जो लोअर लेवल का काम है वो कौन करता है? सारा इंडियन। वो 9 बजे बैठा है, 10 बजे तक बैठा है, उसको भी बैठा रखा, भैया बैठा रहे, काम करता रहे। तो कहने का तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जापानीज क्या होते हैं? वर्क एल्कोहलिक होते हैं। जापानीज क्या है? वर्क एल्कोहलिक, काम करते रहेंगे और कुछ नहीं करना, सोशल तो है ही नहीं उनका, मतलब ये घर बार को समझते ही नहीं है। वो किसको समझते हैं? खाली काम को समझते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब है कल्चर डिटरमाइन द एटीट्यूड ऑफ वर्क। जिस कंट्री में आप बिजनेस करने जा रहे हो
जिस कंट्री में अपना ऑफिस खोल रहे हो उस कंट्री के लोगों का कल्चर कैसा है, उस कंट्री के लोगों की सोच कैसी है काम को लेके। समझ में आ रहा है? अगर आपने जापान में बिजनेस खोला और जापानीज को आपने रख लिया, दबा के काम करेंगे वो, चाहे जितना काम कर रहा लो। चाइनीज को रख लो, दबा के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच क्या है, उनका जो कल्चर है उनको बोलता है काम करो, सोशल मीडिया और ये फ्रेंड सर्कल और इससे सबसे दूर रहो। क्या करना है? खाली काम करना है। हाँ, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखना यहां पे दिखाई देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अरब कंट्रीज है ना, कंपेरेटिवली लेस डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क। ये अरब कंट्री के लोग होते हैं ना, वो ऐश करते हैं, काम वाम नहीं करते। तो आप सोचने में क्या बोल रहा हूं? तो वो क्या है, वर्क को ध्यान ही नहीं देते। कौन देता है ध्यान? जापानीज देते हैं। ठीक है। सम कंट्रीज कल्चर फॉर द पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। मतलब आपको जिस कंट्री में जाके धंधा खोलना है ना, उस कंट्री में लोगों की सोच देखो कैसी है। कल्चर भी सोच से ही बनता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर हैव हार्ड वर्कर। कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जहां पे लोग क्या होंगे, मेहनत करना चाहते हैं, एंड दे आर कमिटेड टुवर्ड्स द वर्क, और अपने काम के लिए समर्पित है कि मैं काम करके दिखाऊंगा, टाइम पे करके दूंगा उसको। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोग क्या कहते हैं, अरे आराम करो ना यार, क्यों धंधा करते। एग्जाम्पल में आप दुबई ले लो, दुबई लोग ऐश करते हैं, वहां ज्यादा काम नहीं करते। अरब कंट्रीज ले लो जहां पे तेल निकलता है, अरे तेल निकल रहा है ना, उस तेल से ही धंधा चल रहा है, तो क्यों फालतू नाटक करने। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फिर आ जाओ, थर्ड पॉइंट देखना भैया, कल्चर एंड अ ग्लोबल बिजनेस। दिखाई दे रहा है आपको? कल्चर एंड अ ग्लोबल बिजनेस। द ग्लोबल कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज हैव टू डील विद द वेरियस कल्चर। अब ग्लोबल बिजनेस मतलब आपने अपनी कंपनी को क्या बना दिया, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। पहले आपकी, अब बाटा का एग्जांपल लेते हैं। बाटा पहले इंडिया में माल बेचता था, अब बाटा की 170 कंट्रीज के अंदर माल बेचता है। इंडिया से कहां चला गया वो, 170 कंट्रीज में। वो क्या कर रहा है बाटा, करीब करीब ऐसे कोई कंट्री नहीं है जिसमें जूते नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। अब क्या किया उसने, कंपनी ऑपरेट मोर देन वन कंट्री, डील विद वेरियस कल्चर। जैसे ही कंट्री एक कंट्री से बाहर निकल के दूसरी कंट्री में जाती है, तो वहां पर भैया एक्स कंट्री का कल्चर कुछ और है, चाइना वालों की सोच कुछ और है, कल्चर कुछ और है, जापान वालों का कुछ और है, अमेरिका वालों का कुछ और है। तो जैसा उनको चाहिए वैसा देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं क्या बोल रहा हूं? द नीड टू रिकॉग्नाइज द कल्चर एंड द सोशल फैक्टर्स फॉर द वेरियस कंट्रीज, रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स टेक्निक एज पर देयर नीड। माल कैसा बना के देना है उनको, एडवर्टाइजमेंट कैसा करना है, सेल्स टेक्निक क्या लगानी है। तो जैसा जिस कंट्री कल्चर है, उस कंट्री में उसी कल्चर में वो चीज आपको देनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस देयर नीड टू बी कैरेक्टराइज देयर प्रोडक्ट एंड डिजाइन, कलर, पैकिंग एंड सो ऑन। तो कैरेक्टराइज करो मतलब प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज ब्रेक करो। चाइना के लिए ऐसा वाला प्रोडक्ट देना है, जापान वाले के लिए ऐसा देना है, ऐसा कलर बनाना है। कई कंट्रीज है जहां पे कुछ कलर पसंद करते हैं, कुछ कंट्रीज में कुछ कलर पसंद करते हैं। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेंगे इसको, बोलो। कल्चर एंड अ ग्लोबल बिजनेस। फिर आता है आपका कल्चर एंड स्ट्रेटेजी। अभी कल्चर एंड स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, अरे डिसीजन लेना है ना, डिसीजन कल्चर को देख के लिया जाता है। जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री में स्ट्रेटेजी बनाओगे। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उस कंट्री का कल्चर पहले क्या करोगे, आप स्टडी करोगे। इसलिए बोला जाता है धंधा करना है ना, तो पहले 6 महीने रह के आओ वहां पे जाके। उस कंट्री में, जिस कंट्री में आपको धंधा करना है उसमें कम से कम खुद रह के आओ 5-6 महीने। 6 महीने आप रहोगे तो वहां के लोगों को आप समझोगे तो आपको धंधा समझ में आएगा कि हाँ मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ रहे हो नहीं बोल रहा हूँ? आप ऐसे आंख बंद करके चलेगे तो लोग खा जाएंगे आपको वहां पे। इधर आ जाओ, इसमें दिखाई देगा आपको, द सक्सेस ऑफ अ ग्लोबल डिपेंड ऑन द, ये देखो, कल्चर एंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी। इधर पढ़ना, it is not simple for attaining this harmony of MNC to operate in the different nation having a culture environment and have to be successfully identified and similar. The MNC can control the need of customize their business practices. वही बात आ रही है बार बार। देखो एक ही चीज है, आप कल्चर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को कस्टमाइज करते हो। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक वर्ड होता है कस्टमाइज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चेंज करना, उसको कस्टमाइज बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा मेरे को एक शर्ट खरीदनी है। आप जाओ शोरूम में जाओ, आपको 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर की शर्ट मिल जाएगी, खरीद लो आप, खत्म कहानी। अब आप क्या कहते हो, नहीं मेरे को तो एक ऐसी शर्ट चाहिए जो मेरे फिटिंग में भी आए और उसमें 2 जेब आगे और 2 जेब पीछे होनी चाहिए। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? उसको बोलेंगे कस्टमाइज। क्या बोलेंगे उसको?
तो वो ऐसी शर्ट कोई कोई दुकान भी नहीं मिलेगी आपको, वो तो आपको किसी टेलर के पास जाके सिलवानी पड़ेगी। कस्टमाइज, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आप अपनी स्ट्रेटेजीज को उस कंट्री के एनवायरनमेंट को देखते हुए, उस कंट्री का कल्चरल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजीज को क्या करते हो, आप चेंज करते हो, कस्टमाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग जैसा उसको चाहिए वैसी चीज आप उसको देते हो। आप सुनो बोलो चारों पॉइंट में कोई डाउट है क्या? हाँ भाई, कल्चर को देख के माल बनाएंगे, आ रहा समझ में? सेकंड बोलो कल्चर से आपको पता लगता है उन लोगों का एटीट्यूड क्या है काम करने के लिए, काम करेंगे कि वो नहीं करेंगे। कल्चर को देखते हुए आप जब अपने बिजनेस को ग्लोबल करते हो ना, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर है, उस सारे कल्चर्स को आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। कल्चर एंड इट्स स्ट्रेटेजी, और कल्चर को देख के स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। आपको अगर धंधा करना है ना, तो आपकी स्ट्रेटेजीज हर कंट्री के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है सेम स्ट्रेटेजी आप इंडिया में जो लगा रहे हो ना, वो स्ट्रेटेजी बाकी कंट्रीज में आप लगा नहीं सकते। बोलो भाई, यहां तो कोई डाउट है क्या? और पॉइंट्स देखो, इसी का पार्ट ही ये सब कुछ। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ कल्चर। लिखो एक टॉपिक और लिखो, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कल्चर। अगर मैं कंपोनेंट ऑफ कल्चर की बात करूं तो कल्चर में क्या है आप बता दो ना। सबसे पहले हर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, अलग होती है। तो अब अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है और आप चाइना में जाके हिंदी में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप सोच रहे हो वो एडवर्टाइजमेंट आपका नहीं चलेगा, आपको चाइनीज लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज हर कंट्री की क्या होती है, बोलो डिफरेंट होती है। देखो यहां देखो, मोर देन 3000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन वर्ल्ड वाइड। कितनी लैंग्वेज है टोटल? 3000 से ज्यादा लैंग्वेजेस है। एंड एवरी लैंग्वेज प्ले अ प्राइमरी रोल इन अ कल्चर, और हर लैंग्वेज का कुछ अलग रोल है। एंड द लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी अ वाइटल पार्ट ऑफ अ कल्चर। आगे समझ में? तो अगर आपको कल्चर देखना है ना किसी कंट्री का, तो पहले उसकी लैंग्वेज समझो, वो लैंग्वेज में कैसे बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना भैया, रिलीजन दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंट्री में जाके आप बिजनेस करने वाले हो, वहां पे ये चेक करो कि वहां पे किस तरह के, किस कास्ट के लोग रहते हैं। अब देखो कास्ट देखो, आपको दिखाई देगी, रिलीजन, बुद्धिज्म दिख रहा है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, फिर ये क्या है, जुडिज्म। ये होता ना, ये मेरे हिसाब से वही होते हैं ये, हाँ क्रॉस वाले, वो क्रिश्चियंस में भी आते हैं, जूस। तो अब ये देखो क्या है, अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि टोटल बेसिक रिलीजन्स कितने पार्ट में ब्रेक किया इन्होंने, 6 पार्ट में ब्रेक किया। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहा है कि जिस कंट्री में जाके आप बिजनेस करने वाले हो, उस कंट्री में जाकर आप क्या देखो, पहले वहां पे ये देखो किस तरह के लोग, किस रिलीजन के लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि धंधा उसी के बेस पे चलने वाला है आपका। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जहां पे मोमडन्स रहते ही नहीं है और आप बुरका बेच रहे हो, आप तो बिकेगा ही नहीं। आप सोच रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वही चीज बिकेगी। आगे आ जाओ भैया, क्या है, एटीट्यूड एंड। अब देखो, अगर मैं एटीट्यूड और वैल्यू की बात करता हूं, तो देखो एटीट्यूड के अंदर अपन ने नीचे भी पढ़ा था कि लोगों का एटीट्यूड कैसा है, वहां की लोगों की सोच कैसी है, उस सोच के ऊपर धंधा चलता है। अब वहां की सोच एकदम नेगेटिव है, बोले इंडिया का तो माल खरीदना ही नहीं है, इंडिया तो फर्जी है, तो बेच लो माल, कैसे बेचोगे? तो उसका एक तरीका है माल बेचने का, माल ले जाओ वहां पर और किसी लोकल आदमी के साथ क्या कर लो, टाइप कर लो, उसको बोलो तेरा नाम चिपका और बेच। माल आपका है पर नाम किसका चिपका दिया, उस कंट्री के किसी कंपनी का, और चिपका के बेच रहे आराम से। तो अगर आपको हम पसंद नहीं करते, तो हमारा माल हम दूसरे तरीके से आपको दे देंगे। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं, पढ़ना। द एटीट्यूड, व्यू पॉइंट एंड द वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर मैटर प्ले एन वाइटल रोल इन द एक्शन ऑफ डेवलपिंग कंट्री ऑफ इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का एटीट्यूड है, लोगों की जो सोच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर धंधा करो ना, तो सबसे पहले वहां के लोगों की सोच देखो कि वो क्या चाहते हैं, कैसी चीज उनको पसंद है, जो उनको पसंद है वही चीज आपको देनी है। फिर आता है एजुकेशन सिस्टम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोग को, अमेठी। अमेठी सुना है ना, अमेठी बात कर रहा हूं मैं किसकी, यूपी के अंदर एक शहर है अमेठी, गांव ही था अब शहर बन गया वो। अमेठी में जो सीट है, वो सीट पे राहुल गांधी जिंदगी भर जीता है। स्मृति ईरानी वहां गई तो भी वो हार गई। सेकंड राउंड में स्मृति ईरानी जीत गई। अब वो क्या कहती है, अब वो कहती है आजा लड़ यहां से, तेरी सीट है ना ये, तेरी बाप दादा की सीट है ना ये, लड़ यहां से और जीत के बता दे। राहुल कभी जिंदगी में वहां से नहीं जीत सकता।
और राहुल कभी आएगा ही नहीं अमेठी के अंदर। ऐसा क्यों? टॉपिक पे हो जहां से, एजुकेशन सिस्टम। आप समझो समझो समझो, एक्चुअल में क्या था, कांग्रेस पता है क्या कर रही है, आप इस चीज को समझना, सबके समझ में आएगी, जो लोग पढ़े लिखे होंगे समझ में आ जाएगी बात। कांग्रेस क्या करती है, गरीब को गरीब रखो, गरीब को कभी भी क्या नहीं बनने देना, अमीर नहीं बनने देना, उसको पढ़ा लिखा नहीं बनाओ, उसको कभी भी एजुकेशन नहीं देनी है अपने को, ठीक है, उसको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देना है, जॉब भी देनी है, उसको झुग्गी झोपड़ी में रखना है। अब क्या होगा, वहां के जो विधायक है ना, अब मान लो कि एक झुग्गी झोपड़ी में शादी है, अब शादी है तो यार अब कौन, सोनिया गांधी हेल्प करेगी ना, अमेठी के लोगों की तो सोनिया गांधी हेल्प करेगी। और जो शादी, हाँ भाई शादी है, पैसा भिजवा दो, और ऐसा नहीं है सोनिया गांधी 2 मिनट में पैसा, अब पैसा कितना भिजवाए, 50,000, शादी झुग्गी झोपड़ी की शादी 50,000 में आराम से हो जाएगी। 50,000 में से 20,000 उसने डाल लिए जेब में, किसने डाल लिए, उस विधायक ने डाल लिए, 30,000 में शादी कर दी। अब वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे ना, वो बोलेंगे सोनिया गांधी से बढ़िया आदमी तो कोई नहीं, हमारे सारे बच्चों की शादी करा दी, एजुकेशन तो चाहिए नहीं, खाली शादी तो करानी है, शादी करा दी हमारे बच्चों की, खाने को दे दिया थोड़ा सा। तो कहने का मतलब क्या किया, अगर उनको पैसे वाले बना देते आप, तो सोनिया गांधी को 10 लाख देने पड़ते उसकी शादी के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब है कि कंट्री में क्या करो, बोलो एजुकेशन सिस्टम लाओ, अगर वो एजुकेटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसकी बुद्धि काम करने लग जाएगी, और वो समझ जाएगा कि सोनिया गांधी मेरे को अब तक क्या बना रही थी, बेवकूफ बना रही थी। वही कर रही है सेम, ममता बनर्जी वही काम कर रही है। अरे भैया टाटा ने जाके वहां प्लांट लगा लिया था बंगाल में, और जैसे ही वो प्लांट लगता सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, एम्प्लॉयमेंट मिलता तो लोगों के पास पैसा आता, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, और लोग जब बच्चों को पढ़ाते बच्चे एजुकेटेड हो जाते, फिर वो समझ जाते कि ममता क्या बना रही है, हमको बेवकूफ बना रही है, तो फिर ममता को वोट नहीं मिलते। ममता ने उसको प्लांट वाले को भगा दिया, टाटा को भगा दिया, नैनो का जो प्लांट लग रहा था ना, बोले यहां प्लांट लगाने की जरूरत नहीं, चाहो हमको हमारे लोगों को जॉब नहीं देनी। सोचो, वो चाहती ही नहीं है, वो चाहती है बांग्लादेश गरीब रहे जिंदगी भर, हाँ वेस्ट बंगाल क्या रहे, गरीब रहे, और हमको क्या देता रहे, वोट देता रहे, और हम इनको क्या बना के रखे, बेवकूफ बना के रखे। आप समझ लो, इधर आ जाओ, पढ़ना पढ़ना, टॉपिक पे आओ, ध्यान से पढ़ो। द एजुकेशन सिस्टम फॉलो ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द कल्चर। अगर आपकी कंट्री में हायर एजुकेशन है तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन का कंफर्म हो जाएगा। अगर कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, वो कंट्री धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करेगी। एज पर द ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, द एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिटरमाइनिंग द नेशन। अगर किसी नेशन को देखना है आपको कि वो कैसा है, तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज अ कंट्री बिकम स्किलफुल ओनली रिटेनिंग ट्रेंड एंड स्किल मैन पावर। तो अगर वहां पे लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तो वहां पे आपको ट्रेंड लोग मिलेंगे, मैन पावर अच्छा मिलेगा आपको। और अगर अनपढ़ आदमी होगा तो सिखाते रहोगे आप जिंदगी भर, और वो चीजें सीख नहीं पाएगा। बोले यहाँ तो कोई डाउट है क्या, वर्क कर क्या, बोलो बोलो। फिर एक पॉइंट आता है आपका पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपको पता है, हल्का सा देख लो। पॉलिटिकल सिस्टम अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पूरा पढ़ा था ना। क्या बताता है पॉलिटिकल सिस्टम, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल रिलेशन क्या होने चाहिए, बोलो अच्छे होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, तभी धंधा हो सकता है। अब पाकिस्तान ने सबसे बिगाड़ ली। अब पाकिस्तान की कोई बंदा जाके अगर दूसरी कंट्री में धंधा भी करता है ना, अच्छा पाकिस्तानी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो गुडविल क्या हो गई उसकी, खराब हो गई। तो अगर मोदी 10 कंट्री के साथ फ्रेंडशिप रखता है, तो 10 कंट्री के अंदर आप अपना धंधा खोलो, चल पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, बोलो बोलो। पॉलिटिकल सिस्टम, पढ़ना देखो दिखा देगा, पॉलिटिकल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, जिन कंट्रीज के साथ आपका पॉलिटिकल रिलेशन अच्छा होगा, उस कंट्री में जाके आप बिजनेस खोल सकते हो। द यूटिलाइजेशन ऑफ नेशन बाय द पीपल मैनेजिंग एंड कंट्रोल द पॉलिटिशियंस। भाई सीधी सी बात है कि एक पॉलिटिशियन का दूसरे पॉलिटिशियन के साथ में फ्रेंडशिप होना जरूरी है, तभी आपका धंधा वहां पे चलेगा। अगर मान लो कि मोदी उस कंट्री के लिए नेगेटिव है, या लड़ाई हो गई दोनों कंट्री में, और आपने वो धंधा खोल लिया, आपका पैसा अटक जाएगा वहां पे, पैसा भी वापस नहीं आएगा, और पूरा का पूरा धंधा आपका डूब जाएगा। द पॉलिटिकल रिस्क, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क, बताओ, बताया था कल मैंने। जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे क्या होती है, चेंज होती है, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। मतलब कंट्री का सिरपाव नहीं है, थप्पड़ मारो हटा दो, दूसरा पीएम ले आओ, फिर उसके थप्पड़ मारो हटा दो, फिर तीसरा पीएम ले आओ। पाकिस्तान के अंदर
छह महीने से साल भर से सरकार बदल जाती है। क्या बोलेंगे इसको? बोलो पॉलिटिकल रिस्क। तो भैया उस कंट्री में आप चले गए, अब एक पीएम ने तो आपको बुला लिया, बोले आप तो आ जाओ, बढ़िया से फैक्ट्री लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर में दूसरा पीएम आ गया, वो कहता क्या लगा दिया, कैसे आ गया तू यहाँ पे, और ये रूल्स कौन बना के गया है? रूल चेंज, अब कर लो धंधा, कैसे करोगे? तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। मतलब एक कंट्री में गवर्नमेंट क्या रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। इंडिया क्यों ग्रो कर गया? इंडिया इसलिए ग्रो कर गया, पहले 5 साल मोदी, अगले 5 साल मोदी, और अभी भी दबा के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन वाले दबा के इन्वेस्टमेंट कर नई फैक्ट्री डाल रहे हैं, पता है उनको, पता है अगले 5 साल में भी कौन है, तो पता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये क्या है, अगर यहां पे उनको लगता है कि गवर्नमेंट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, वो नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे आपकी कंट्री में। क्यों? उनको मालूम है सोनिया गांधी हमारी क्या करेगी, रोज उंगली करेगी। मोदी कहता है फैक्ट्री लगानी है, अमेरिका से आए हो आप, फैक्ट्री लगानी है, 7 डेज के अंदर आपकी फैक्ट्री लग जाएगी, सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे, पानी का, बिजली का, जितनी भी फॉर्मेलिटी है सारी पूरी। सोनिया गांधी के टाइम पे अगर यूएस से आप आए हो, 6 महीने तक मैडम के चक्कर लगाते रहो, फाइल के साइन ही नहीं करेगी। फिर लास्ट में 6 महीने बाद आपसे पूछेगी, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा ना 6 महीने बाद, नाटक होने के बाद में, तब आपको बोलेगी ठीक है चलो बैठो, कितने का प्रोजेक्ट है? बोले मेरा 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो बोले ऐसा करो, 10,000 में से ऐसा करो 10%, 1,000 करोड़ जमा कराओ पहले, फिर साइन करूंगी मैं। तो अब अगर 1,000 करोड़ जमा कराओ, सोचो एक बार, सोचो, प्रैक्टिकल सोचना, वो साला बेवकूफ है जो यहां चक 6 महीने तो चक्कर काट लिया, अब उसको घूस और दो। इंडिया में अगर घुसना है आपको तो 1,000 करोड़ पहले क्या कराओ, तो बेवकूफ बना रखा भैया, इसका मतलब तो। और इधर मोदी क्या कह, अरे आ जाओ यार, जमीन मिलेगी कम रेट पे, तुम तो आ जाओ। क्यों? क्योंकि जब वो आएगा ना, फैक्ट्री खोलेगा ना, आदमी नहीं लाएगा अपने साथ में, आदमी जो होंगे ना, एम्प्लॉइज जो होंगे, वो कहां के होंगे? इंडिया के होंगे। इंडिया में जबरदस्त तरीके से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कभी तुमने देखा है गवर्नमेंट की तैयारी करते हुए बिहार इसकी, गुजरात के लोगों को? बिहारी जितने भी है ना, सब गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, राजस्थानी सारे के सारे गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, गुजरात का आदमी गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करता कोई भी। क्यों? वहां पे इतनी फैक्ट्री है, जॉब लग जाती है उसकी, वो दिमाग ही नहीं लगाता, बोले गवर्नमेंट जॉब में कौन जाएगा, तैयारी करे 5 साल तक तैयारी करेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, वो जॉब ही लग जाती है उसकी आराम से। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? लास्ट पॉइंट देखो, ये टॉपिक पढ़ना है अभी अपने को, रुको रुको वापस आओ, अपने को अभी एक टॉपिक पढ़ना है भाई, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, वो जो टॉपिक अपने को पढ़ना है, लीगल सिस्टम पढ़ना है। जो टॉपिक अपने को पढ़ना है उसका नाम क्या बोलो, लीगल सिस्टम। अब देखो इधर आना, यहां पे जो अपन पढ़ रहे थे वो टॉपिक था अपना, ये थे, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कौन सा पढ़ना है, लीगल। और लीगल का एक पॉइंट कल्चरल में भी दे रखा है, आप लोग बता दो, अभी पढ़ेंगे अपन, बट लीगल का एक पॉइंट इसमें कल्चरल में भी दे रखा है। क्या है बताओ, व्हाट इज लीगल सिस्टम? लॉज, पॉलिसी। भाई जिस कंट्री में आप धंधा करने जा रहे हो ना, उस कंट्री की पॉलिसीज क्या है, उस कंट्री के लॉज क्या है, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहो कि बोले बोले वहां तो लॉस हो सकता है अपने को। अगर आपको लग रहा है कि वहां जाके लॉस हो सकता है, तो फिर ऐसी कंट्री में जाने से कोई मतलब। देखो इसमें दिखा देगा, द लीगल सिस्टम ऑफ अ कल्चर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस laid down by the society, the overall outlook of attitude of the culture as a legal system। उस कंट्री का क्या देखना है आपको, लीगल सिस्टम देखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ लीगल सिस्टम्स प्रिवेलिंग द डिफरेंट सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम होते हैं, ठीक है। कैटेगराइज इन सिविल, कॉमन, कम्युनिज्म, ठीक है, इस्लाम। तो ये क्या अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लीगल, मतलब होता ना कि भाई इस्लाम धर्म में तो यही होगा, हिंदू धर्म में ये होगा, हर धर्म के अलग लीगल बना रखे, बने हुए, आज भी बने हुए। तो भाई अब जैसे मोहम्मदन में आप 2 3 4 वाइफ रख सकते हो, हिंदू नहीं रख सकता, 7 रख सकते हैं, 4, ठीक है। अब हिंदू रख सकता है क्या, अलाउ है क्या उसको? तो कहने का मतलब क्या है, सबके लिए क्या बना रखे बोलो, अलग अलग सिस्टम। ये देखो अमित कितना खुश हो रहा है, 2 3 तो मेरे भी हो। हाँ अमित कितनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए? चलो ठीक है, करते करते स्टार्ट कर, टाइम के अकॉर्डिंग। चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर आना, इधर आना, टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक का नाम लिख लो भैया, कौन सा एनवायरमेंट है बोलो, लीगल एनवायरमेंट मिलेगा आप लोग को। हाँ
इसको पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल पढ़ेंगे। पहले इधर आ जाओ, टॉपिक का नाम लिखो भाई, लीगल एनवायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल एनवायरमेंट ऑन अ इंटरनेशनल बिजनेस, लिखो फटाफट लिखो, 10 मिनट में खत्म कर रहा हूं। इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल एनवायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल एनवायरमेंट, प्लीज बात बात में कर लेना, ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो भैया ऐसे कौन सी लीगल चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है। आप फॉरेन कंट्री में धंधा करने गए और वहां के जो लॉज है वो आपको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया में सबको बुलाया जाता है, आ जाओ फैक्ट्री लगा, अगर इंडिया वाला बाहर जाके फैक्ट्री लगाने लगे ना, अलाउ नहीं है। मान लो टॉपिक बताता हूं, मुकेश अंबानी के पास में पैसा है, मुकेश अंबानी को लग रहा है कि जापान में एक फैक्ट्री खोलनी चाहिए। अब जापान में फैक्ट्री खोलनी चाहिए, उसका टारगेट है 1000 करोड़ का इन्वेस्ट, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने। तो मुकेश अंबानी का पैसा है, जाओ इन्वेस्टमेंट कर दो, फैक्ट्री लगा लो, अलाउ नहीं है। वो पैसा आपका नहीं है, इंडिया का है। मुकेश अंबानी का पैसा नहीं है, करेंसी किसकी है, वो इंडिया की है। तो उसको सबसे पहले परमिशन लेनी है इंडियन गवर्नमेंट से। अब जो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेने जाएगा तो सबसे पहले उसको मोदी से मिलवाएंगे, भैया इधर आप 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तेरे को जापान में, तो मेरे को समझा क्यों कर रहे हैं तुम आप, भाई तेरे को क्या दिख रहा है वहां पे। बोले चीप लेबर है, ये है वो है। अरे बोले हम यहां दिलवा देंगे, जमीन दिलवा देंगे सस्ते में, तेरे को जो चाहिए वो दिलवा देंगे, पर तू फॉरेन में मत जा। वो कहता नहीं मैं तो वही जाके लगाऊंगा। बोले ठीक है लगा ले, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा 40%, इसको बोलते हैं स्पेशल टैक्स, ये लगेगा। स्पेशल टैक्स पे कर जा आराम से, कितना लगेगा 40%। 10,000 करोड़ का 40% कितना हो गया, 4,000 करोड़ दे जा, अब जा तू जा। अब मुकेश अंबानी देगा सर धंधा स्टार्ट करने से 4,000 करोड़ तो पहले ही लग गए मेरे, तो फिर वो जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ऐसा क्यों करती है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि फैक्ट्री हमारे लगे, बट हम जाके फैक्ट्री नहीं लगाए। अगर मैं वहां पे 10,000 करोड़ लेके जाता हूं ना, मेरी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाए। पाकिस्तान में हुआ क्या, सारा का सारा पाकिस्तान वालों ने पैसे को बाहर ट्रांसफर कर दिया, पाकिस्तान खत्म हो गया। इसीलिए फॉरेन से पैसा आने दो, पर जाने मत दो। तो धीरे धीरे आपकी कंट्री क्या करेगी बोलो, डेवलप करेगी। हाँ, यहां प्रोडक्ट बनाओ, बाहर सेल करो, एक्सपोर्ट करो। आप इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना आपका कंट्री क्या करेगा, डेवलप करेगा। इधर आ जाओ, कंट्री का इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज होगा, करेंसी स्ट्रांग होगी आपकी। इधर आ जाओ, लीगल एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, शुरू करो भैया। सीधा फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखो भैया, ग्लोबलाइजेशन। लिखो लिखो लिखो, राइट द फर्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन लिखा। और ग्लोबलाइजेशन में एक वर्ड लिखो, कंपटीशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन वर्ड डालो और लिखो कंपटीशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन वर्ड डाल के लिखो कंपटीशन इन इंडिया। अब बच्चे कहते हैं सर कहना क्या चाहते हो, सुनो मेरे को एक बात बताओ। ग्लोबलाइजेशन होने से भाई आपने लीगली बोल दिया, इंडिया ने बोल दिया ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन के लोग इंडिया में आके धंधा कर सकते हैं। और जब फॉरेन के लोग इंडिया में आएंगे तो इंडिया में क्या इंक्रीज होगा, कंपटीशन। एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, साथ में क्या इंक्रीज होगा, कंपटीशन। तो ये क्या है, एक लीगल पॉलिसी। अगर आप अपनी लीगल पॉलिसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, फॉरेन के आदमी को इंडिया नहीं आने दूंगा, तो आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है वो खुश रहेंगे। पर अगर फॉरेन का आदमी इंडिया के माल बेचेगा ना, तो उसको इंडिया वाले को और उसको क्या होगा बोलो, दोनों का कंपटीशन। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जांपल में अगर आप देखिए तो पहले टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल था, अकेला लैंडलाइन फोन बनाता था, वो मोनोपोली थी उसकी। इनकमिंग का पैसा अलग लेता था, आउटगोइंग का अलग लेता था। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं। फिर धीरे धीरे करके वोडाफोन आया, वोडाफोन इंडियन कंपनी नहीं है। अब जब वो आया तो मार्केट में क्या हो गया बोलो, कंपटीशन। तो परेशानी किसको भी बोलो, बीएसएनएल को। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, पढ़ना यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं। द ग्लोबलाइजेशन मोर प्रेशर ऑन द इंडियन फर्म्स। ग्लोबलाइजेशन होने से फॉरेन की कंपनी इंडिया में आएगी तो इंडिया में क्या हो गया बोलो, प्रेशर बढ़ गया। विद द इंटरनेशनल फर्म बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज द ग्लोबल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज, लिबरलाइजेशन, समझ में आ रहे हैं, और द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन द एमएनसी इनटू इंडिया। मतलब क्या बोला, लिबरलाइजेशन मतलब रूल्स क्या कर दिए, कम कर दिए। तो रूल्स कम कर दिए तो फॉरेन के लोग इंडिया में आके क्या करने लगे, धंधा करने लगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब धंधा करेंगे तो इंडिया में क्या इंक्रीज होगा बोलो, कंपटीशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पढ़ो, कंसर्न टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको टिक करो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नितिन गडकरी कौन है,
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, साफ बोल दिया मारुति, होंडई, जितनी फॉरेन की कंपनी, इंडिया के अलावा जो फॉरेन कंपनी इंडिया में गाड़ियां बना रही है ना, उनको बोल दिया सारे डब्बे बंद कर दूंगा तुम्हारे, ये गाड़ी वाड़ी बंद हो जाएंगी, यहाँ पे अलाउ नहीं है। साफ बोल दिया, बोले 2 साल के अंदर पेट्रोल की गाड़ी बंद करने वाला हूं मैं, अभी बोल रहा हूँ ये बात। बोले जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है चेंज करके फटाफट इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आओ, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लाए मैं बंद कर दूंगा, मैं रूल्स निकाल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं ये बात। तो 2 साल है आपके पास, अभी भी चेंज हो जाओ आप। हाँ, क्या बोला, कंसर्न फॉर द नेचुरल एनवायरमेंट। इंडिया का जो नेचर, मतलब आप समझो इंडिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे हम लोग पेट्रोल से किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, कि वहां के जो लॉज हैं वो एनवायरमेंट को लेके बड़े खतरनाक है, वो एनवायरमेंट पहले देखते हैं बाकी बाद में देखते हैं। आपने गाड़ी लॉन्च कर दी वहां पे, वो धुआं छोड़ती है वहां पे, वो बंद कर देंगे आपकी गाड़ियां। आप समझ रहे हो क्या चाह रहा हूं, आप थैलियों का बिजनेस करते हो, थैलियां बना दी वहां खूब, अब थैलियों को कचरे की तरफ पड़ी है, वो एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो जिस कंट्री में कुछ ऐसी लॉज हैं कि वो एनवायरमेंट को बहुत ध्यान देते हैं, तो वहां जाके अगर धंधा करोगे ना आप, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया तो आपका धंधा वहां पे क्या है, नहीं चल सकता। आ रहा है समझ में, देखना भाई देखना, यहाँ पे दिखाई देगा, कंसर्न विद द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ पॉलिसी टू चेंज इन द रिसेंट पास्ट। मतलब आपको अपनी कंट्री का जो एनवायरमेंट है उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए आप लॉज बनाते हो, तो अगर कोई दूसरा आदमी अगर आपकी कंट्री में आके धंधा करेगा तो वो लॉज उसको मानने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, दिखाई देगा, द लॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट डिटरमाइन द वे ऑफ कंपनी डूइंग बिजनेस। तो आपको धंधा करना है ना, बिजनेस करना है, तो आपको उस कंट्री के एनवायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उनके लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा। और आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, प्रोटेक्ट लायबिलिटी एंड सेफ्टी। चाइना से माल आया, इंडिया में आ गया, और उसमें क्या है, वो सस्ता लाए थे आप खरीद के, बिजली में लगाई, रॉड होती ना पानी की रॉड, बिजली में लगाई और आप चिपक गए साथ में उसके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चिपक गया क्या करेंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका। अरे भैया बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती है जो प्रोडक्ट आप इंडिया में भेज रहे हो या जो प्रोडक्ट आप जिस कंट्री में भेज रहे हो उस कंट्री के लॉज बताते हैं, आईएसआई मार्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फर्जी प्रोडक्ट नहीं भेजोगे आप, कि किसी कस्टमर के साथ में कुछ गलत ना हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो इस सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखती है। तो जब आप धंधा करोगे तो वहां के सेफ्टी मेजर्स देखो, वहां की लाइनें पढ़ो कि लॉ क्या कहता है, कौन कौन सी चीजें अपने को इनको सेफ्टी मेजर के, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आपकी सेफ्टी मेजर को कवर करती है कि नहीं करती है। अगर वो सेफ्टी मेजर कवर नहीं करेगी तो वो कंट्री आपके प्रोडक्ट को क्या कर देगी, गवर्नमेंट ही क्या कर देगी, आपके प्रोडक्ट को बैन कर देगी वहां पे। अरे समझे, मोस्ट ऑफ द कंट्री ले डाउन द प्रोडक्ट सेफ्टी लॉस एंड बाइंड द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस सेफ प्रोडक्ट। वो मैन्युफैक्चर को बाउंड कर देती है, जो माल बनाओगे सेफ होना चाहिए, उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें गलत होगा तो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं होगा आपका। प्रोडक्ट लायबिलिटी होल्ड द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर टू रिस्पॉन्स फॉर अ डैमेज, इंजर, डेथ और अ डिफेंसिव प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कस्टमर के साथ में कोई डैमेज हो गया, इंजर हो गया या वो मर गया, तो भैया वो सारा का सारा उस कंपनी के ऊपर ठीकरा फूट जाएगा कि भैया कैसा प्रोडक्ट दिया था तूने। तो सारे के सारे रूल्स उनको मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको दिखाई देगा, कंपटीशन अमंग बिजनेस। ये चीज ऊपर आ चुकी है पर दोबारा बता देता हूं, ग्लोबलाइजेशन यही बोलता है जब फॉरेन कंट्री इंडिया में आएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली क्या होगी बोलो, कम होगी। और गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट के लॉज कहते हैं कि मोनोपोली क्या करो, जितनी मोनोपोली कम होगी उतना कस्टमर को बेनिफिट होगा। अगर यहां पर इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल के अलावा गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस नहीं देती, टेलीकॉम सेक्टर में अगर गवर्नमेंट किसी को भी लाइसेंस नहीं देती तो आज बीएसएनएल की रेट कुछ और ही होती, इनकमिंग की भी चार्ज करता वो और आउटगोइंग की भी चार्ज करता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ठीक है, इधर आ जाओ। कॉम्पिटिशन लॉस एनफोर्स द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोपोली। क्या हुआ बोलो, मोनोपोली कब ब्रेक होगी, जब फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आएगी। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट, और कंज्यूमर का फायदा होता है जब कंपटीशन बढ़ता है। याद करो जब जियो ने मजे लिए थे, जियो ने क्या किया था, मजे लिए थे नहीं लिए थे, जियो ने बोला फ्री, एयरटेल वोडाफोन के पसीने आ गए थे, बीएसएनएल के पसीने आ गए थे, तो वो क्या था भाई, इंटरेस्ट किसका, किसको फायदा हुआ उसमें, कस्टमर्स को। द कंज्यूमर इंटरेस्ट इज अ बेटर प्रोटेक्शन बाय द एंगेजिंग द कंपटीशन अमंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलर प्रोडक्ट।
अगर मैं कंपटीशन इंक्रीज करता हूं तो फाइनली फायदा किसको होगा बोलो? कंज्यूमर्स को होगा। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भैया, क्या दिख रहा है? गेट खोलना। ब्राइड एंड करप्ट प्रैक्टिसेस दिखाई दे रहा है आपको? अभी ब्राइड एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या, सुनना भैया। अगर मान लो, सुनो सुनो सुनो, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। अगर कंट्री में करप्शन है, आज सोनिया गांधी क्या कहती है? 1,000 करोड़ जमा कराओ, 1,000 करोड़ जमा कराओ और धंधा चालू कर लो। क्या किया बोलो? क्या था ये? क्या बोलेंगे इसको अपन? क्या ली उसने? ब्राइड ली। उसने क्या किया बोलो? करप्शन किया, घूस। ब्राइड का मतलब क्या होता है? घूस लेना, करप्शन। अगर किसी कंट्री में ब्राइड और करप्शन है और आपको लगता है कि मेरे को धंधा चलाना है, सुना मेरी बात को, आपको क्या चलाना है बोलो? धंधा चलाना है, तो आप समझ लो कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ है ना, और आपको पता है कि वहां पे घूस चलती है, तो आपका धंधा चल पड़ेगा। पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे घूस नहीं चलती, तो वह धंधा नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इधर आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, भैया फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी कंट्रीज है। इंडिया में तो कुछ ही बोल दो, बोले ये खाओ और इतने बड़े हो जाओगे आप, ये खाओ और बॉडी बच जाएगी आपकी। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ये कैप्सूल खाने से ऐसा हो जाएगा, क्या होता है क्या? ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है वो क्लियर बोलती है एडवर्टाइजमेंट में वही बताओगे जो होता है। आप हवा में एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। अगर आप एडवर्टाइजमेंट हवा में करते हो तो आपकी कंट्री में, उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट क्या कर देंगे? बैन कर देंगे। पढ़ना भैया, इसमें दिखाई देगा आपको। द मल्टीनेशनल बिजनेस स्पेंड अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट ऑन, किस पे खर्च करते हैं बोलो? एडवर्टाइजमेंट पे। जब आप फॉरेन कंट्री में जाके धंधा खोलोगे तो बहुत सारा पैसा किस पे खर्च करोगे? टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे ना, जापान के अंदर जाके। लाइक एडवर्टाइजमेंट इन अ डोमेस्टिक मार्केट, देयर मे बी अ claim and untruth convenience message will be on the product to be sold in the international market। untruth समझ में आया? इंडिया में आपने फॉल्स कमिटमेंट कर दिए, ऐसा खाओगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा खाओगे ऐसा हो जाएगा, और वो चीजें फॉरेन मार्केट में नहीं चलती, वहां की कंट्री अलाउ नहीं करेगी आपको। among all the nations laws to prevent the false claim, समझ में आया? अब फॉल्स क्लेम अलाउ नहीं करेंगे। सम कंट्रीज इंसिस्ट यूज अ लोकल लैंग्वेज टू अक्रॉस द एडवर्टाइजमेंट, मतलब लोकल लैंग्वेज तो सभी यूज करेंगे। जिस कंट्री में आप धंधा करने जा रहे हो उस कंट्री की लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी एड में, बट आप फॉल्स क्लेम नहीं करोगे। अगर आप फॉल्स क्लेम करोगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो अलाउ नहीं है। हाँ भाई, हाँ बस 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 खत्म करो खत्म करो खत्म करो, हो गया। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक था भाई? क्या बोलेंगे इसको बोलो? कौन सा था? लीगल एनवायरमेंट। तो भाई अब ये पॉइंट्स आप कवर कर लो, और जैसे ये पॉइंट कवर होंगे तो आपका लीगल एनवायरमेंट क्या हो जाएगा बोलो? खत्म हो जाएगा। कर लेंगे कर लेंगे। हाँ बोलो बोलो नुकुल। सर फीस पेड करने की नंबर पेटीएम ये